जय श्री राम साथियों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कितने पैरामीटर्स होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, उसके बारे में मैंने बताया था। अब उसी चीज़ को जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, अब यहाँ पे थियोरेटिकल देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसके बारे में पता चले। समझ आप चुके हैं पिछले वीडियो से, इस वीडियो में उसी चीज़ों को लिखित रूप से देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो भी पैरामीटर्स, मेरे प्यारे साथियों, जो भी पैरामीटर्स जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है, डेवलप होता है, बनता है, उसी पैरामीटर्स को एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो फ्लोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएट्स इस स्ट्रक्चर। बोला जा रहा है कि जो भी पैरामीटर्स है, जो भी एलिमेंट्स है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो निम्नलिखित है। पहला क्या है? पहला है वो आपका वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको बताया गया है कि इट डिफाइंस हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड टू द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर जॉब प्रोफाइल इन व्हिच देयर जॉब स्किल आर मेंशन। जॉब स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? तो जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर जिस क्वालिटी वाला है, जिस स्किल वाला है, उसके अनुसार से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था वर्क स्पेशलाइजेशन में कि जो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसे आप जीएम बना दीजिए। जो कम एक्सपीरियंस वाला है, जो शारीरिक क्षमता वाला है, उसको वर्कर बना दीजिए। जिस प्रकार से जिसकी शारीरिक क्षमता है, जिसमें जिस प्रकार का बुद्धि है, दिमाग है, एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार से वर्क स्पेशलाइजेशन में उसको एलोकेट कीजिए, वो स्थान प्रोवाइड कीजिए। वही हो गया। अब क्या है? नेक्स्ट है बाय दिस एनी प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। अब कोई वर्क है, कोई प्रोजेक्ट है, अब जो जिस प्रकार का एक्सपीरियंस वाला होगा, जिसे जो चीज़ आता होगा, उसके अनुसार से आप उसे डिवाइड कर दीजिए, उसके प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। इसे मैंने आपको बताया था कि आपको देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टों में बांटा गया है। जो प्रोडक्शन का कार्य करने वाला है, नॉलेजबल है, उसको प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। उसमें भी उसके स्किल के आधार पे ऊपर से नीचे। जो मार्केटिंग वाला, प्रचार जो अच्छा बोलता है, कोई चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत कर दे, तो उसको मार्केटिंग वाले में उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसको वो वाला पार्ट थमा दीजिए। वर्क स्पेशलाइजेशन में यही होता है। जो अकाउंटिंग हिसाबबारी अच्छा से करे, ह्यूमन रिसोर्स लोगों को मोटिवेट करे, उस पर देखरेख करे, उस प्रकार से उसको पद दे दीजिए। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों? इफ़ दिस इज़ नॉट डन करेक्टली, अगर ये सही से नहीं हो पाए, देन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स फेल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, अगर यह सही से नहीं हो पाए। इसे सही से, वर्क को स्पेशलाइजेशन सही से करना आवश्यक है। अगर कोई वर्कर है, बुद्धू है, वो केवल काम तो कर सकता है, और उसे आप क्या कीजिएगा? मार्केटिंग में लगा दीजिएगा। वो क्या बुद्धू है, क्या प्रचार प्रसार करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसका काम है प्रोडक्ट को बनाना, तो उसे लेबर वाले में भेजिए। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग कीजिएगा विराट कोहली से आप बॉलिंग करवाने लगे, और जो ईशांत शर्मा है उससे आप बैटिंग करवाने लगे, तो खेल क्या टिक पाएगा? इंडिया टीम हार जाएगा। वही चीज़ें हैं, जिसका जो क्वालिटी है उससे वो चीज़ करवाइए। ठीक है। अब देखिए, इन दिस डिसीजन आर मेड व्हाट आर थिंग्स टू डू, हु विल डू। इससे क्या होगा? जो चीज़ें बनने होगी, इसमें यह डिसीजन लिया जाएगा कि क्या बनने वाला है और कैसे बनाना है। ठीक है। कौन बनाएगा और कौन थिंग जो है उसे बनाने हैं।
ये डिसीजन आपका तैयार होगा, बनेगा किससे? स्पेशलाइजेशन से, वर्क स्पेशलाइजेशन से। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों देखिए फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? तो फॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीडर etc फॉर द एम्प्लॉय फॉर हाउ टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने मान लेते हैं कि सारे वर्कर को रख लिया, अब उसे आप बताइएगा ना कि रूल का पालन करो, और इस समय ये काम करना है तो करना है, इस समय भोजन करना है तो करना है। इसके बीच में कोई भी अगर कोई मान लेते हैं शराब पीने वाला है तो उसे आप रोकिएगा कि यहाँ वो सब चीज़ नहीं चलेगा। तो आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। एम्प्लॉय को वर्क कैसे करवाने हैं, अच्छे से करवाने हैं, तो आपको वर्क का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। कौन काम को कैसे करना है उसका नियम होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग एम्प्लॉय। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? उससे डिसिप्लिन का पालन करवाइएगा तो ही ना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका प्रोडक्ट जो है सही से बन पाएगा। इट इज़ जस्ट ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए वर्क स्टैंडर्ड फॉर एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर कोई नियम बनाते हैं, ठीक है, तो उस नियम पे आप अपने जीवन में भी रूटीन का पालन कीजिएगा, डिसिप्लिन का पालन कीजिएगा, आप सक्सेसफुल बन जाइएगा। कोई कहता है कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ, सक्सेसफुल होने का मंत्र दीजिए, कैसे मैं ये चीज़ कर पाऊँ। तो सक्सेसफुल होने का एक और सिंपल मेथड है कि अगर आप अपना खुद से रूटीन बनाइए और उस रूटीन को आप अगर पूरे ज़िंदगी भर फॉलो करते रह जाइएगा ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप जो चीज़ पाए हैं, जो चीज़ सोचे हैं, वो कर लीजिएगा। अगर आप अपने रूटीन पे ही चलते हैं तो। अगर आप आज रूटीन बनाते हैं, हम सब क्या करते हैं, आज रूटीन बनाए और आज पालन किए, कल से फिर वही पुराना वाला लापरवाही अपनाने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हम लोगों के जीवन में यही है कि हम लोग रूटीन अपना ही नहीं पाते हैं, खुद का बनाया हुआ रूटीन पर नहीं चल पाते हैं, इसलिए हम लोग सक्सेसफुल हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन इज़ द मस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स लाइफ, हम लोग, आप में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए क्या होगा, तो आपका वर्क का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अच्छा होगा, उसका मानक है प्रोडक्ट का बहुत अच्छा होगा। फॉर्मलाइजेशन में यही चीज़ किया जाता है। यहाँ पे अब बोला गया है कि फॉर्मलाइजेशन का बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकता है, तो कीप रूल सिंपल। रूल को आप कम्प्लेक्स मत बनाइए। मतलब कि आज आपको अपने आप को आप मोटिवेट किए कि मैं खूब पढ़ूँगा, तो अब 10-10, 12-12 घंटा का आप रूटीन मत बनाइए। आप सिंपल 1-1, 2-2 घंटा 3 ही सब्जेक्ट पर बनाइए शुरू में, लेकिन उसे पूरा कीजिए। इसलिए रूल को सिंपल रखना ज़रूरी है। अब एम्प्लॉय पर हमेशा ही अविश्वास मत जताइए, उस पर ट्रस्ट भी कीजिए। डोंट फॉर्मलाइज टू मच टू टाइटल। अब बोला जा रहा है कि फॉर्मलाइजेशन को आप ज़्यादा कम्प्लेक्स मत बनाना है और ना ही टू लिटिल, ना ही ज़्यादा बनाना है ना ही कम बनाना है, इसको मीडियम में रखना है, संतुलन बना के रखना है। लेट द इन्वायरमेंट डेडिकेट और लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन। आपको मतलब आप जैसा इन्वायरमेंट देखते हैं, आपका जो लेबर है, एम्प्लॉय है, जिस इन्वायरमेंट का है उसके अनुसार से ही आपको क्या करने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है। कोई अगर ज़्यादा धूम्रपान स्मोकिंग जो करता है, तो ऐसे केस में आप अपने रूल्स रेगुलेशन को कड़ा बना दीजिए। अगर कोई अच्छा मीडियम वाला लोग है, समझदार एम्प्लॉय है जो आपकी बातों को मानता है, तो उस वक्त आपको एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करना है और रूल जो है वो सिंपल होना चाहिए, उन्हें अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए। फॉर्मलाइजेशन में ये हो गया। डिपार्टमेंटेशन, ये तो आपका पहला ही कार्य होता है। डिपार्टमेंटेशन में आपको मैंने बताया था कि कहते एक और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में एक क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला एक डिपार्टमेंट होता है,
नेक्स्ट हमने बताया था कि उसके आगे का जो पार्ट होता है, प्रोडक्ट अगर बन जाए तो मार्केटिंग किया जाता है। मार्केटिंग करने के बाद उसका लेखा जोखा, कितना बेचा, कितना रेवेन्यू हुआ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बाद क्या होता था, तो ह्यूमन रिसोर्स, लेबर को काम करवाना है, भोजन कब कराना है, उन्हें सैलरी कितने देते हैं, तो HR, ह्यूमन रिसोर्स, HR का डिपार्टमेंट। तो यही डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, जिस प्रकार के जो व्यक्ति है उसे उस वाले समूह में एक बांट दीजिए। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन में आपको प्रोडक्ट जिस व्यक्ति को आ रहा है, जो प्रोडक्ट को बना सके, उसी प्रोडक्ट का जानकारी रखने वाले हो, उसी ग्रुप में बांटिएगा, उसको एक समूह में रख दीजिएगा। एक प्रकार के एक जैसे क्वालिटी वाले लोग को ही एक समूह में रखना डिपार्टमेंटाइजेशन होता है। दूसरे प्रकार के काम करने वाले स्किल वाले लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में रख देना। उस वाले क्वालिटी वाले जितने भी लोग होंगे उसको उस वाले डिपार्टमेंट में रख दीजिए। तो ये डिपार्टमेंटेशन हो गया। यहाँ पे एक ही प्रकार के लोगों को एक समूह में, ग्रुप में रख करके उसका डिवीज़न कर देना, ये हो गया डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन देख सकते हैं आप लोग। डिपार्टमेंटेशन रिफर्स, इसका क्या अर्थ होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो संबंधित एक्टिविटीज़ को करने वाला हो, यह उस प्रकार का प्रक्रिया है या फंक्शन है, इनटू स्पेशलाइज्ड यूनिट, स्पेशल यूनिट वाला होना चाहिए, उसे ही डिपार्टमेंट्स बोलते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो भी प्रकार से रिलेटेड एक ऐसा ग्रुप जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फंक्शन करने वाला हो, उसको स्पेशलाइज्ड यूनिट में उसको क्या कर देना, बांट देना, डिपार्टमेंट्स कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटेशन जो है वो डिराइव्ड हुआ है डिपार्टमेंट से, which means organization distinct area, division responsible for specific tasks or function। यही है इसका मीनिंग। क्या होता है, तो ऐसा डिस्टिंक्ट एरिया, ऐसा स्पेशल एरिया या डिवीज़न जो कि रिस्पॉन्सिबल हो किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए या फिर कोई कार्य को करने के लिए। स्पेशल वो टास्क करने में माहिर हो, स्पेशल फंक्शन करने में माहिर हो, उसको उस वाले डिविडेंट एरिया में, डिवीज़न एरिया में उसको बांट दीजिए, रख दीजिए, और डिपार्टमेंट का अर्थ होता है। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्कलोड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स, अलाउइंग एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन देयर स्पेसिफिक एरिया इन विच दे आर एक्सपर्ट। डिपार्टमेंटेशन में वही होता है जो जिस प्रकार का एक्सपर्ट है उसको उस वाले डिपार्टमेंट में ठूस दीजिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, एज ए रिजल्ट डिपार्टमेंटेशन स्ट्रीमलाइंस एक क्या है, ऐसा अगर आप करते हैं डिपार्टमेंटेशन तो स्ट्रीमलाइंस एक धारा प्रवाह होगा। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव मोर इफिशिएंटली। अगर आप सारे सिलेक्टेड महारथी लोगों को उसके पद अनुसार रख दीजिएगा, उस डिपार्टमेंट में रख दीजिएगा, तो आपका जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टिमुलस धारा प्रवाह से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा मोर इफिशिएंटली, बहुत ही कुशलतापूर्वक। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड में आपको मैंने बताया यह एक लिंक है, कनेक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट टू इनलाइन वर्कर्स और वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था चेन ऑफ कमांड में क्या बताया था कि कौन किसको इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, कौन किससे रिपोर्ट लेगा। ऊपर वाला आदमी अपने नीचे वाले व्यक्ति को यहाँ पे जो भी मैनेजर है उसको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन करेगा, उसको समझाएगा, और जो नीचे वाला लोग है वो अपने ऊपर वाले व्यक्ति को, अपने ऊपर वाले मैनेजर को रिपोर्ट करेगा कि मैंने ये कार्य किया, कोई गलती हुई है तो बतलाएगा, कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो उससे समझेगा ऊपर वाले डिपार्टमेंट से।
मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ए को बी और सी ऐसा है, अगर ए को बी तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो चैन ऑफ कमांड के सहायता से आप अगर ए से बी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो सी को नहीं जाएगा। ये चैन ऑफ कमांड का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए, एक लिंक है, कनेक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द इनलाइन वर्कर्स वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। It represents a system of passing information which may be either inform or instruction or report within the organization। यही क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन पास हो रहा है। अपर लेवल का मैनेजर होगा वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, और जो लोअर लेवल का मैनेजर होगा, वर्कर होगा, वो रिपोर्ट करेगा। इसमें पासिंग इन्फॉर्मेशन वाला ही तो सिस्टम है चैन ऑफ कमांड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, थ्रो दिस टॉप मैनेजमेंट इंस्ट्रक्ट देयर राइट इन लाइन वर्कर्स टू इम्प्लीमेंट देयर डिसीजन इन लाइन वर्कर गिव रिपोर्ट टू द एक्टिविटी करेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट। सही लोगों को ही जानकारी पहुंच जाए, सही समय पे पहुंचे, ठीक है। तो यही चीज़ बताया गया है। हिंदी में भी आप लोगों को यहाँ पे है संगठनात्मक संरक्षण के तत्व एलिमेंट्स के बारे में। पहला क्या था, पहला था कार्य विशेषज्ञता, वर्क स्पेशलाइजेशन। उसके बाद क्या है, कमान श्रृंखला नियंत्रण की अवधि, ठीक है। यह है आपका केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, नियंत्रण की अवधि, यहाँ पे कमान श्रृंखला, यही चीज़ है। कमान श्रृंखला आपका ही हो गया ये वाला, कमान श्रृंखला चैन ऑफ कमांड जो हुआ ना, यही आपका हो गया। इसमें हम लोग अभी थर्ड टॉपिक देख रहे थे, तो थर्ड टॉपिक देख लीजिए, ये रहा आपका थर्ड टॉपिक। इसमें कमान श्रृंखला में क्या होता है, तो इसके माध्यम से शीर्ष प्रबंधन अपने सही इनलाइन कार्यकर्ताओं को अपने निर्णय को लागू करने का निर्देश देता है, और इनलाइन कार्यकर्ता शीर्ष स्तर के प्रबंधन को सही तरीके से गतिविधि की रिपोर्ट देता है। ये हो गया चीज़ें कमांड की श्रृंखला के माध्यम से सही जानकारी को सही करने के लिए पास किया जाता है, जिसका उत्पादकता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। ओके मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं आप लोग कमांड श्रृंखला चैन कमांड में क्या हो गया कि सही समय पे सही टॉप मतलब जो भी आपको क्या करने हैं, जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने हैं या फिर रिपोर्ट करवाने हैं, तो करेक्ट सही जगह पे जिसको पहुंचाने हैं उसको ही पहुंचे, उसको ही रिपोर्ट हो, उसको ही वो जानकारी इंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। अब देखिए, थ्रो चैन कमांड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज फास्टेस्ट थ्रो करेक्ट वन, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस। चैन ऑफ कमांड का ये क्या एडवांटेज है कि इससे सही इन्फॉर्मेशन सही जानकारी जो है वो सही व्यक्ति के पास चला जाएगा और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। थ्रो दिस एवरी वन नो होम टू इंस्ट्रक्ट हुज टू रिपोर्ट। ये तो मैंने बताया हूँ कि चैन ऑफ कमांड से सबको पता होता है कि किसको इंस्ट्रक्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है। स्पैम ऑफ कंट्रोल, स्पैम ऑफ कंट्रोल में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो वर्कर होता है उसको मैनेजर कंट्रोल करता है, एक से अधिक को वर्कर्स को एम्प्लॉय को मैनेजर कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो ऊपर लेवल के टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो कुछ ही लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये आपका हो गया किस में, तो स्पैम ऑफ कंट्रोल में आ गया आपका। इसका हिंदी क्या हो गया आप लोग देख लीजिए। स्पैम ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की अवधि। इसमें देख लीजिए, नियंत्रण के दायरे को प्रत्यक्ष अधीनस्थ की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें एक प्रबंधन नियंत्रित या प्रबंधित करता है, मैनेज करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। एक प्रबंधक मैनेजर द्वारा प्रबंधित अधीनस्थों की संख्या कार्य की जटिलता के आधार पर भिन्न होता है।
उदाहरण के लिए, जब कार्य की प्रकृति जटिल होती है तो एक प्रबंधक 4-6 अधीनस्थों को प्रबंधन कर सकता है, जबकि दोहराए जाने वाले निश्चित कार्यकर्ता के लिए 15-20 अधीनस्थों तक कर सकता है वो कार्य। इसे समझेंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे देखिए ये डिफाइंड होता है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेट दैट मैनेजर कैन कंट्रोल मैनेज। यहाँ पे मैंने बताया कि कितने लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है, वही तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब क्या है, द नंबर ऑफ सब कोऑर्डिनेट मैनेज बाय ए मैनेजर वेरियस डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। अब मान लीजिए कोई कठिन कार्य है, तो मैनेजर कठिन कार्य है, डिफ़िकल्ट कार्य है, तो वो कुछ ही लोगों को कंट्रोल कर पाएगा, कुछ एम्प्लॉय को। तो ये, और जब यहाँ पे बहुत सारे एक फिक्स वर्क करवाना है जो सभी लोगों को पता है, तो वो अपना देख रेख बहुत लोगों पर कर सकता है। तो ये जो सबऑर्डिनेट द्वारा मैनेज किया जाता है वो डिपेंड करता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क कितना जटिल है उसके आधार पे डिपेंड करता है। देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए मैनेजर कैन मैनेज 4-6 सबऑर्डिनेट। मैनेजर जो है अपने 6-7 एम्प्लॉय को सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है। व्हेन द नेचर ऑफ वर्क इज कम्प्लेक्स, जब कठिन हो तो कम 4-6 सबऑर्डिनेट को ही वो मैनेज कर सकता है। अब जब देखिए, अब जब क्या होगा, कोई वर्क फिक्स्ड वर्क हो या फिर रिपीटेटिव बार बार रिपीट हो रहा हो, तो सबको पता चल गया है रिपीट वाला वर्क हो, तो ऐसे में जो मैनेजर है वो बहुत सारे सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, दो प्रकार का स्पैन ऑफ जो कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दो टाइप का होता है स्पैन। ठीक है, पहला है क्या, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया कि जो मैनेजर होता है वो एक से अधिक एम्प्लॉय पर कंट्रोल करता है, तो ये क्या हो गया, बहुत सारे लोगों पे कंट्रोल कर सकता है, तो इसे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। और जो आपके अपर टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो एक दूसरे को ही इंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे सिंगल हो सकते हैं, सिंगल या फिर फ्यू, तो उसको यहाँ पे बोला जाएगा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। नैरो और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, एक से अधिक मतलब संख्या अधिक हो तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब संख्या एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट के बीच जो इंस्ट्रक्शन का आदान प्रदान होता है, कंट्रोलिंग होता है, उसे नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन एन मैनेजर सरप्राइजेस मेनी सबऑर्डिनेट्स, जब मेनी है मतलब अधिक सबऑर्डिनेट को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, उसको देखरेख करता है, तो इट शोज ए वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इससे साबित होता है कि कंट्रोल जो है वाइड रेंज में हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिव स्पैन। ऑपरेटिव स्पैन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को ऑपरेटिव स्पैन हो रहा है, मतलब वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो एक से अधिक को मैनेजर कंट्रोल कर रहा होगा। इट इज़ जनरली अप्लीकेबल एट द लोअर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट लेवल। और ये जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो लोअर में ही होता है, एम्प्लॉयज़ पर ही मैनेजर करता है। ये मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, वही चीज़ को आप यहाँ पे लिखित में देख रहे हैं। अब देखिए नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है, व्हेन वन मैनेजर मैनेज ए फ्यू सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर जो है अगर वो कुछ ही सबऑर्डिनेट्स अपने से नीचे वाले को मैनेज कर रहा है, तो ठीक है, तो इस वक्त क्या हो रहा है, इट शोज ए नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव स्पैम। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा, इस एग्जीक्यूटिव स्पैम बोला जाएगा क्योंकि ये आपका क्या, इट इज़ एप्लीकेबल एट द टॉप एंड मिडिल लेवल के मैनेजरियल लेवल के। ये टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उनके मध्य होता है, इसलिए से एग्जीक्यूटिव। और जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या, लोअर लेवल के मतलब होता है, इसलिए उसे ऑपरेटिव स्पैम। ठीक है, लोअर लेवल वर्कर्स एम्प्लॉय के मध्य के बीच का बात है, तो इसलिए ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, तो एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों,
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर केवल और केवल टॉप लेवल के मैनेजमेंट या फिर सीईओ या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट मैनेजमेंट ही अगर कोई नियम कानून बना दे कि इसी प्रकार से काम करना है, कोई इंस्ट्रक्ट करे, टॉप लेवल ही कंट्रोल करे अपने सारे अपने सबऑर्डिनेट पर, तो सेंट्रलाइज्ड हो गया। मतलब कि वहाँ पे जो कानून है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, इंस्ट्रक्शन है, वो सबसे ऊपर वाले केंद्र पर क्या है, केंद्र पर उसका कंट्रोल है, आधिपत्य है, तो उसको सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे। और जब मिडिल लेवल या फिर मैनेजर ये लोग भी अपना डिसीजन ले सकते हैं खुद का, तो यहाँ पे बोला जाएगा डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का कुछ न कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, उससे भी हम लोग देख लेंगे। देख लीजिए पहले तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बोला जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व एलिमेंट है, पार्ट है इसका ओएस का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इट डिफाइंस हाउ हायर अथॉरिटी, यह बताता है कि किस प्रकार से कैसे जो उच्च अथॉरिटी है या फिर मैनेजर है, एम्प्लॉय है, स्टाफ है, गिव्स देयर इनपुट टू कंपनी गोल्स, किस प्रकार से कंपनी को वो गोल प्रदान करते हैं, इनपुट प्रदान करते हैं, उससे रिलेटेड है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन सेंट्रलाइजेशन द टॉप अथॉरिटी हैज़ अल्टीमेट पावर। सेंट्रलाइजेशन में है सारा का सारा जो केंद्र बिंदु है, कंट्रोल का जो पावर है वो मिल जाता है ऊपर वाले अथॉरिटी के पास, ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहता है सेंट्रलाइजेशन में। मैं एग्जांपल से दूं तो जैसे भारतीय सरकार को देखिए, राज्य सरकार को उतना अधिकार नहीं होता है, सेंट्रल के पास ही सारा अधिकार होता है, और जब चाहे तब कानूनी अनुसार से वो चाहे तो उसके मान लीजिए उसके फेवर का चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो क्या कर सकता है, थोड़ा मोड़ा भी गलती देखा कि राज्य सरकार में, वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो यानी कि राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री के ही गिरफ्त में होते हैं लगभग, मान के चलिए, क्योंकि वही लोग उनको चुनते हैं। तो राष्ट्रपति तो एक मोहरा होते हैं प्राइम मिनिस्टर का या फिर कोई पार्टी का। तो किसी भी राज्य में सेंट्रल लेवल का पावर भारत में देखा गया है कि वहाँ पे राज्य सरकार के पावर को उतना नहीं दिया जाता है, केंद्र सरकार का ही पावर सारे राज्यों पे चलता है। वहीं अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे राज्य को भी अधिकार होता है कि वो अपना कानून बना सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन आप समझ चुके हैं, जहाँ पे बहुत पावर ऊपर के अधिकारी को हो। एंड कंट्रोल ओवर डिसीजन, जो भी डिसीजन दे वो उस पर कंट्रोल हो। वाइल इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर एंड स्टाफ आर अलाउड टू इम्पैक्ट द बिजनेस डिसीजन। जो मैनेजर है या फिर जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, उसके पास भी अधिकार होता है कि वो बिजनेस डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, हर बार वो पूछने नहीं जाएगा। तो अब फ़ायदे और नुकसान देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए, और ये आपके क्वेश्चन जो है डिफरेंस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी है, इसे आप लोग क्या करिए तो रट लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या बताया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन में बताया गया है कि अब क्या है, मिडिल एंड लो लेवल मैनेजर हैव डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ पे मध्यस्थ और नीचे लेवल के अधिकारियों के पास भी अगर पावर दे दिया जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और सेंट्रलाइजेशन में कुछ ही ऊपर लेवल के मैनेजमेंट के पास ही डिसीजन मेकिंग का पावर हो तो बोला जाएगा कि वो केंद्र, वहाँ पे केंद्र वाला ही शासन है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड है। नेक्स्ट है क्या है, अथॉरिटी इज गिवन टू दिस हु आर क्लोजर टू स्टेक होल्डर। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेक होल्डर को भी अथॉरिटी दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है ले लिया जाए। अथॉरिटी इज गिवन दोज हु आर एट द टॉप लेवल चेन ऑफ कमांड। अथॉरिटीज यहाँ पे सेंट्रलाइज में क्या हो सकता है, तो टॉप लेवल के चैन वाले को ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, गिवन टू दीज हु आर एट द टॉप।
यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अपर लेवल के अधिकारी ही दे सकते हैं, यहाँ पे वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों, ऑर्गेनाइजेशन आर सेल्फ सफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन आर सेल्फ सफिशिएंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही सुचारू रूप से खुद निर्णय लेने में सक्षम होगा। मोर स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्टैंडर्ड तो देखने में लगेगा, बट यहाँ पे उतना बेहतर सेंट्रलाइज्ड चीज़ों को नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में है, जिसमें सारे उच्च अधिकारी निर्णय ले सकते हैं, तो यह फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड में थोड़ा स्लो डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंट्रोल जो है अधिक होगा। यहाँ पे देख लीजिए, मोर एक्सपेंसिव होगा, सारे लोग दिमाग लगाएंगे तो समय लेंगे, तो कुछ न कुछ वो पैसे उस कार्य के लिए लेंगे। सेंट्रलाइज्ड है कि कोई भी अगर कोई फिक्स काम है, ऊपर वाला जो निर्णय दे दिया वही अब करना है, तो केवल लेबर कॉस्ट ही लगेगा। यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव। मोर क्रिएटिविटी, इससे डिसेंट्रलाइजेशन में अधिक क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम लिमिटेड क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं अब क्या है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है आपके लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस अनुसार से आपको सपोर्ट करना चाहिए, अन्यथा आपके लिए कौन कार्य करेगा। धन्यवाद।